महाराष्ट्र। बस केमिकल काइनेटिक्स बहुत ही इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है और इस चैप्टर में से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, ये सारा मैंने एंड ऑफ द वीडियो बताया है एंड यू कैन डाउनलोड द नोट्स फ्रॉम द सेम वीडियो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, सो वॉच द एंटायर वीडियो। और पूरा प्लेलिस्ट आपको इसी चैनल पे रेडी मिलेगा। प्लेलिस्ट में जाओ, नीचे 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 स्क्रॉल करो, वन शॉट फॉर केमिस्ट्री मिलेगा जहां पे आपको हर चैप्टर डिटेल में मिलेगा। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 12, 11th और 12th का एक ही प्लेलिस्ट है, तो 12th के सारे वही मिल जाएंगे। सो आई होप यू एंजॉय द वीडियो, कमेंट एंड लेट मी नो हाउ डू यू लाइक द वीडियो। हाय बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल वेदांतु महाराष्ट्र। आज हम शुरू करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स। इट इज यस अ इजीएस्ट टॉपिक एंड आल्सो वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स। अब जब मैं बोलती हूँ केमिकल काइनेटिक्स, इसका मतलब है केमिकल काइनेटिक्स हमको बताना क्या चाहता है। तो बस तुम कोई भी केमिकल रिएक्शन कंसिडर करो, कंसिडर एनी केमिकल रिएक्शन। उस केमिकल रिएक्शन में देयर आर 3 फैक्टर्स व्हिच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से 3 फैक्टर्स है उस केमिकल रिएक्शन के जो बहुत इंपॉर्टेंट है? तो बस जब तुम कोई भी केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हो, सबसे पहला फैक्टर व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, सेकंड है फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन और थर्ड है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। मैम वेरी गुड, हमको तीनों टर्म्स नहीं समझे, वेरी गुड बेटा। देखो, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है कि रिएक्शन क्या स्पीड से चल रहा है और रिएक्शन खत्म होने आया है या अभी स्टार्ट हुआ है, ये सारी चीजों का पता लगाना इज द रेट ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्टेंट कहां तक पहुंचा है। इज इट जस्ट स्टार्टेड or is it going to end? So whenever you are studying about the speed of the reaction, हम बोलेंगे rate of the reaction. Second factor, feasibility of the reaction. Feasibility का मतलब है जरूरी नहीं है ना 2 reactants साथ आके product बनाएंगे. So whether the 2 reactants can combine together and form a product, is it possible for the 2 reactants to come together and form a product? उसको हम बोलेंगे feasibility of reaction. एंड एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन मतलब ये रिएक्शन कितने टाइम तक चल सकता है, ठीक है। सो देयर आर 3 फैक्टर्स इन केमिकल काइनेटिक्स व्हिच वी आर गोइंग टू फोकस ऑन। फर्स्ट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, सेकंड इज द फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन एंड द थर्ड इज द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब मेनली इस चैप्टर में जैसे मैंने बोला कि रेट यानी ये कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हुआ है कि रिएक्शन खत्म होने आया है, ये सारे फैक्टर्स की जब हम पढ़ाई करेंगे उसको हम बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, अब ध्यान से सुनो, बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस है जो एक से ज्यादा स्टेप्स में होते हैं, बहुत सारे रिएक्शंस है जो एक से ज्यादा स्टेप्स में होते हैं और वो रिएक्शन किस तरीके से हो रहे हैं कि पहला बॉन्ड टूटेगा, फिर दूसरा बॉन्ड बनेगा, ये सब कुछ कैसे हो रहा है। जब तो हम इसका डिटेल में पढ़ते हैं, इसको हम बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। सो जो रिएक्शन एक के बाद एक 2 से 3 स्टेप में होता है या 3 से 4 स्टेप में होता है और हम उसकी डिटेल में पढ़ाई करेंगे कि ये हो कैसे रहा है, एग्जैक्ट बॉन्ड टूटा कैसे, नया बॉन्ड बना कैसे, ये जब हम डिटेल में पढ़ाई करेंगे उसको हम बोलेंगे mechanism of the reaction. So a number of reaction occur as a sequence of elementary steps. Elementary का मतलब है single step. So ऐसे बहुत सारे reactions हैं जो ऐसे बहुत सारे multiple steps में होते हैं, single steps constituting the mechanism of the reaction. So जब आप उस reaction को डिटेल में ब्रेक डाउन करके पढ़ो तो उसको बोलेंगे mechanism of the reaction. यहां तक सबको क्लियर है? 3 important characteristics of chemical reaction include extent of reaction, feasibility of reaction and rate of reaction. और उसके बाद अगर हमको कोई reaction पढ़ना है तो वो जो reaction हम पढ़ रहे हैं अगर हम उसको डिटेल में उसका हर स्टेप पढ़े तो उसको हम बोलते हैं mechanism of the reaction. A number of reactions occur as a sequence of elementary steps constituting the mechanism of the reaction. यहां तक क्लियर है सबको? उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन,
अब हम किसको बोल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्शन का रेट अच्छा है या खराब है, यानी स्पीड अच्छी है या खराब है, रिएक्टेंट कहां तक पहुंचा है, प्रोडक्ट कितना फॉर्म हुआ है। अब देखो एक्सचेंज रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे देखेंगे। अब जब रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हुआ है, जस्ट शुरू हुआ है रिएक्शन, तो रिएक्टेंट बहुत ज्यादा है और प्रोडक्ट कम है, क्योंकि रिएक्शन अभी तो शुरू हुआ है ना। बट जैसे जैसे रिएक्शन आगे जाएगा, रिएक्टेंट कम 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 होगा और प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, ठीक है। सो हम कैसे पता लगाए कि रिएक्शन आगे तक खत्म होने आया है या अभी शुरू हुआ है। तो उसका बेस्ट जुगाड़ ये है कि जब रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हुआ है, जब रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हुआ है तो रिएक्टेंट बहुत ज्यादा है, रिएक्टेंट बहुत ज्यादा है और प्रोडक्ट बहुत कम है। दिस इज व्हेन द रिएक्शन हैज जस्ट स्टार्टेड। बट अगर वो रिएक्शन खत्म होने आया है तो रिएक्टेंट पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और प्रोडक्ट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा, उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। सो हाउ डू वी फाइंड आउट कि वो रिएक्शन खत्म होने आया है, जस्ट शुरू हुआ है। तो आप बोलोगे मैम रिएक्टेंट ज्यादा होगा और प्रोडक्ट कम, तो द रिएक्शन हैज जस्ट स्टार्टेड। बट प्रोडक्ट ज्यादा होगा और रिएक्टेंट कम, यानी रिएक्शन खत्म होने आया है। पढ़ो अभी क्या लिखा है, द रेट ऑफ द रिएक्शन यानी द स्पीड ऑफ द रिएक्शन। द रेट ऑफ द रिएक्शन डिस्क्राइब्स, क्या डिस्क्राइब करता है, हाउ रैपिडली द रिएक्टेंट्स आर कंज्यूम्ड, यानी रिएक्टेंट कितने जल्दी पूरा यूटिलाइज हो रहा है, कंज्यूम होना यानी यूटिलाइज होना, और प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। सो रेट ऑफ रिएक्शन दो चीजों से पता चलेगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। पहला, अगर रिएक्टेंट ज्यादा हो और प्रोडक्ट कम तो रिएक्शन जस्ट शुरू हुआ है, लेकिन प्रोडक्ट ज्यादा हो और रिएक्टेंट कम तो रिएक्शन खत्म होने आया है। कंज्यूम होना यानी पूरी तरीके से यूटिलाइज होना। सो द रेट ऑफ द रिएक्शन डिस्क्राइब्स, द रेट ऑफ द रिएक्शन डिस्क्राइब्स हाउ रैपिडली द रिएक्टेंट्स आर कंज्यूम्ड, कंज्यूम यानी यूटिलाइज होते हैं, और द प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। चलो उसके बाद व्हाट इज द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे पता चलेगा, तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पता करने के लिए हम क्या करेंगे, मान लो ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, ठीक है। सो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे कि कितनी क्वांटिटी है, कितनी क्वांटिटी है उसको हम बोलेंगे, यानी अभी के लिए रिएक्शन की स्पीड कैसे चल रही है उसको हम बोलेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अभी के लिए रिएक्शन की स्पीड कैसे चल रही है उसको हम बोलेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम उसको कैसे लिखेंगे, डेल्टा सी, यानी राइट नाउ कॉन्सेंट्रेशन कितना है, यानी डेल्टा सी यानी क्वांटिटी, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी यानी टाइम। सो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है दैट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कि रिएक्शन का स्पीड किस तरीके से चल रहा है, और रिएक्शन का स्पीड किस तरीके से चल रहा है ये कैसे पता चलेगा। सो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज रिटन एज डेल्टा सी बाई टी। सी का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन, और वो रिएक्टेंट जो खत्म हुआ है वो कितने टाइम में खत्म हुआ है, सो डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, कितना टाइम लगा उसको पूरी तरीके से खत्म होने में। सो द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय नोइंग द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। डेल्टा मतलब चेंज, सी मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। अब इसको हम लिखते कैसे हैं, देखो मान लो कि ये आपका रिएक्टेंट है, ए रिएक्टेंट है और बी आपका प्रोडक्ट है। नाउ हाउ डू वी राइट द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो बॉस मैंने आपको क्या सिखाया, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा आगे बढ़ेगा आगे बढ़ेगा, रिएक्टेंट कम होते जाएगा और प्रोडक्ट बढ़ते जाएगा। सो एज द रिएक्शन मूव्स फॉरवर्ड 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 फॉरवर्ड,
reactant decreases and the product increases, reactant decreases and the product increases. तो हम इसको कैसे लिखेंगे? रेट इज इक्वल टू माइनस DA, D इज नथिंग बट डेल्टा अपॉन DT. अब आप बोलोगे मैम आपने A के सामने माइनस साइन क्यों लगाया? अरे मेरे बच्चोड़ीस, रिएक्टेंट कम होते जा रहा है और प्रोडक्ट बढ़ते जा रहा है. सो बिकॉज द रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग आई हैव रिटन अ माइनस इज इक्वल टू, अब यहां पे आ गया प्लस डेल्टा B अपॉन डेल्टा T. अब तुम बोलोगे मैम B के सामने प्लस क्यों लिखा है? सो सिंपल 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 चीज है. रिएक्टेंट कम हो रहा है तो माइनस है, प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो प्लस है. समझा? समझा क्या रे तू? कैसा रे, कैसा तू, कैसा गुंडा बनेगा रे तू? ये देखो ऐसा होगा. अब हम इसको कैसे लिखेंगे? देखो माइनस डेल्टा x बाई DT इज इक्वल टू माइनस डेल्टा y बाई DT. उसके बाद अब माइनस नहीं आएगा रे, प्लस डेल्टा z बाय DT. समझा क्या रे? z के सामने प्लस क्यों आया? क्योंकि वो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, लेकिन रिएक्टेंट कम होगा कम होगा कम होगा कम होगा, इसीलिए माइनस. और ये सब हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? विथ टाइम. सो इट इज डिवाइडेड बाय माइनस साइन, मतलब डिवाइडेड बाय टाइम और मल्टीप्लाइड बाय माइनस साइन. मैम एक और लास्ट एग्जांपल ले लो, एक और. देखो बेटा तुम नहीं भी बोलोगे तो भी मेरा मन तो होगा, क्या कर सकते हैं? तुम्हारे गुरु होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है. मैम कहाँ से सीख के आ रहे हो ये सब वर्ड्स? माइनस आर बाय DT इज इक्वल टू प्लस डेल्टा S बाय DT. समझा क्या रे? समझाओ समझाओ समझाओ. वेरी गुड. चलो बढ़े आगे. अब उसके बाद व्हाट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन? तो इंस्टेंटेनियस का भी वही मतलब है. इंस्टेंटेनियस का मतलब है कि आपको रिएक्शन का रेट पता करना है कि कितना रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ है, मतलब कितना रिएक्टेंट यूटिलाइज हुआ और कितना प्रोडक्ट बना है. सो इन शॉर्ट इंस्टेंटेनियस में भी यू हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ द रिएक्शन, कि कितना रिएक्टेंट खत्म हुआ है और कितना प्रोडक्ट बना है. लेकिन कितना रिएक्टेंट खत्म हुआ है और कितना प्रोडक्ट बना है ये तो फाइंड आउट करना है, लेकिन ये कब फाइंड आउट करना है? तो ये हमको फाइंड करना है अलग अलग टाइम पे, अलग अलग टाइम पे. व्हाट डू यू मीन बाय अलग अलग टाइम पे? तो बस अलग अलग टाइम का मतलब है वी हैव टू फाइंड आउट कि अच्छा कितना रिएक्टेंट खत्म हुआ है, वेरी गुड, कितना प्रोडक्ट बना है, वेरी गुड, बट ये सब हमको पता लगाना है एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स, यानी अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे. मान लो 2 घंटे से मेजर कर लिया कि अच्छा इतना रिएक्टेंट कम हुआ इतना प्रोडक्ट बना है. अब फिर से 2 घंटे से मेजर करो, इतना रिएक्टेंट कम हुआ इतना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है. अब फिर से 2 घंटे से मेजर करो, इतना रिएक्टेंट कम हुआ इतना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है. तो उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. तो यहाँ पे हो क्या रहा है? टू डिटरमाइन द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन इज फॉलोड. प्रोग्रेस यानी रिएक्शन कितना आगे गया है, कितना आगे बढ़ा है. प्रोग्रेस हम बोलते हैं ना, लेट मी सी योर प्रोग्रेस कार्ड, यानी आप कितने आगे बढ़े हो. द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन इज फॉलोड बाय मेजरिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. हम रिएक्टेंट की क्वांटिटी देखेंगे और प्रोडक्ट की क्वांटिटी देखेंगे. मेजरिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट
और प्रोडक्ट, लेकिन ये सब कब करना है? एट डिफरेंट टाइम इंटरवल। सो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब भी वही है, हमको यही देखना है कि कितना रिएक्टेंट खत्म हुआ है और कितना प्रोडक्ट बना है, कितना रिएक्टेंट खत्म हुआ है और कितना प्रोडक्ट बना है, लेकिन ये सब को हमको कब मेजर करना है? एट डिफरेंट टाइम इंटरवल, यानी अलग अलग टाइम पे हमको ये मेजर करना है। एक बार पढ़ लो, टू डिटरमाइन द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, to determine the instantaneous rate of reaction, the progress of reaction is followed. कैसे देखेंगे progress of reaction? By measuring the concentration of reactant, by measuring the concentration of reactant or product, by measuring the concentration यानी quantity, by measuring the concentration of reactant or product एट डिफरेंट टाइम इंटरवल। कितना रिएक्टेंट खत्म हुआ है या कितना प्रोडक्ट बना है ये चेक करना है डिफरेंट टाइम इंटरवल। इंस्टेंटेनियस रेट भी हम वैसे ही लिखते हैं, माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू प्लस डी बी बाय डी टी। समझा? सो बेसिकली देखो, आपको मैं एक चीज बताऊं क्या, I'll show you something magic. It's magic, it's magic. देखो, ये देखो, मान लो कि ये टाइम है, ये भी टाइम है, ये है रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट। ठीक है, अब जैसे जैसे टाइम जाएगा, अगर आप रिएक्टेंट की बात करो तो रिएक्टेंट स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा था, लेकिन टाइम के साथ वो कम होते जाएगा। लेकिन प्रोडक्ट स्टार्टिंग में बहुत कम था, लेकिन वो टाइम के साथ बढ़ते जाएगा। समझ में आया? सो रिएक्टेंट टाइम के साथ कम हो रहा है, प्रोडक्ट टाइम के साथ बढ़ रहा है। ठीक है, और यही हमको मेजर करना है, लेकिन कब मेजर करना है? एट डिफरेंट टाइम इंटरवल। उसी को हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। टू डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन, द प्रोग्रेस ऑफ अ रिएक्शन इज फॉलोड, बट क्या मेजर करेंगे? मेजरिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, और ये सब कब मेजर करेंगे? इंस्टेंटेनियस एट डिफरेंट टाइम इंटरवल। टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस, जल्दी। चलो बढ़े आगे। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन सबको क्लियर है? ओके ग्रेट। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड, विच इज कि अगर अब आपको सामने कोएफिशिएंट दिया हो, यानी अगर सामने ये नंबर दिया हो, सो हाउ डू वी राइट द रेट ऑफ रिएक्शन? तो देखो, बहुत 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 सिंपल है। रेट इज इक्वल टू रेट 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 इज इक्वल टू, समझ में आया? अब इधर होगा माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस डी ए अपॉन डी टी। आप तो समझ गए माइनस क्यों आएगा? अरे क्योंकि रिएक्टेंट है, कम हो रहा है ना, इज इक्वल टू, अब सामने है 3। अब क्या किया जाए? तो पहले तो रिएक्टेंट है तो माइनस साइन तो बनता है बॉस, सो माइनस 1/3, इसको लिखना है माइनस 1/3। अब वो जो 3 है ना, 3 इज द कोएफिशिएंट, तो माइनस दिया क्योंकि रिएक्टेंट है। अब उसको लिखने का मेथड इज वी विल राइट इट माइनस 1/3, फिर इधर आ जाएगा डी बी अपॉन डी टी। समझ में आया? इज इक्वल टू, अब हम प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे? अब देखो, प्रोडक्ट है तो पहले तो प्लस आ जाएगा, वेरी गुड। अब उधर 2 है तो उसको हम लिखेंगे 1/2 और फिर लिखेंगे dc बाय dt। समझ में आया? सो रेट इज इक्वल टू माइनस da बाई dt इज इक्वल टू, अब माइनस आएगा क्योंकि रिएक्टेंट है, माइनस 1/3 dB बाई dt इज इक्वल टू, अब आएगा प्लस, प्लस क्यों आएगा? क्योंकि प्रोडक्ट है, तो 2 है तो 1/2 dc बाई dt। समझ में आया? सो इफ यू हैव अ कोएफिशिएंट, हाउ यू आर सपोज्ड टू राइट इट? समझ में आया क्या? यस और नो? मैम एक और एग्जाम्पल दे ही दो।
ये दिल नहीं मानता, क्या करे, इसका है जो हाल क्या करे, हमको तेरा है इंतजार क्या करे। I don't know which song this is. Stupid songs I keep singing. मतलब like the songs are not stupid, I make it stupid. क्योंकि मैं उसके पूरे लिरिक्स ही मिस कर देती हूँ। देखो अब रिएक्टेंट है तो -2 है तो 1/2 dx अपॉन dt, समझ में आया, इज इक्वल टू, अब आएगा माइनस साइन अगेन क्योंकि रिएक्टेंट है, 1/3 dy बाय dt इज इक्वल टू प्लस, अब तो देर इज नो कोएफिशिएंट सो सीधा लिखो dz बाय dt। ओके बॉस, चलो अब बढ़ेंगे आगे। अब ये रिएक्शन दिया है, अब इसका रेट हम कैसे लिखते हैं, तो देखो यार यहां से मैं तुमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे लेके जा रही हूं। अब इसका रेट तो मैं तुमको लिख के दे रही हूं, रेट लिखा मैंने और मैंने क्या किया, ये रिएक्टेंट लिख लिए। देखो ए रिएक्टेंट है, बी रिएक्टेंट है, अब ये ए रिएक्टेंट के ऊपर जरूरी नहीं है इधर जो कोएफिशिएंट है वही कोएफिशिएंट ए और बी के सर पे हो, सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट द कोएफिशिएंट शुड बी द सेम, दैट द कोएफिशिएंट मतलब ये जो कोएफिशिएंट है और ये जो पावर में वैल्यू है जरूरी नहीं है कि वो वैल्यू हमेशा सेम रहे, वो वैल्यू हमेशा सेम रहे, दिस वैल्यू कैन बी वेरी वेरी डिफरेंट। और यहां पे हम लिखते हैं k, नाउ व्हाट इज दिस k कॉल्ड एज, k is called as the rate constant, k is called as the rate constant, समझ में आया। सो हमने क्या किया, ये रिएक्टेंट जो है, अब ये इधर छोटा a है जो पावर में जाना चाहिए, छोटा b है जो पावर में जाना चाहिए, लेकिन इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी कि वो जो वहां पे कोएफिशिएंट लिखा है, वो जो वहां पे कोएफिशिएंट लिखा है वही कोएफिशिएंट आपका पावर में जाए। The coefficient and the powers can be different. The coefficient and the powers can be different. जैसे जरूरी नहीं इधर छोटा है तो इधर भी छोटा है चाहिए, छोटा भी है तो छोटा भी चाहिए, it can be different as well. अब उसको हम कैसा लिखेंगे, नोट, नोट समझते हो, चिट्ठी, चिट्ठी आती है हमें तड़पाती है। देखो the coefficient of the reactant, the coefficient of the reactant and the powers यानी ये रेज टू रिएक्टेंट, सिंपल वर्ड्स में लिख के दे रही हूं क्योंकि यहां पे आना चाहिए रेज टू रिएक्टेंट कोई कॉन्सेंट्रेशन, इसलिए मैंने सिर्फ लिख रही हूं रेज टू रिएक्टेंट ताकि आपको ऐसा बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना लगे। रेज टू रिएक्टेंट कैन बी डिफरेंट, सेम बट डिफरेंट, ठीक है, कैन बी डिफरेंट। अब डिफरेंट मतलब वो क्या क्या हो सकता है, तो बॉस ये जो तुम्हारा x और y है, it can be 0 or it can be fraction or it can be any whole number, समझ में आया क्या? So it can be 0, it can be fraction or it can be a whole number. So it is not at all necessary that आपका ये जो हो, क्या जो हो, ये जो हो, ये और उधर का कोएफिशिएंट सेम हो, इट कैन बी डिफरेंट। अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन एंड रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, अब यहां पे हम पढ़ने वाले हैं रेट लॉ। अब मान लो कि ये रिएक्शन है, ठीक है, अब इसका रेट, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूं, रेट लॉ कैसे लिखना है वो भी मैं तुमको बताऊंगी, पहले ये समझ लो इसका जो रेट है, अब यहां तो तुमको मैं लिख कर दे रही हूं बट नॉट नेसेसरी, ध्यान से सुनो, यहां पर मैं लिख कर दे रही हूं, अब
पेपर में भी रेट वही तुमको लिख के देंगे, तुमको अपना दिमाग नहीं लगाना है। अब देखो ध्यान से सुनो, रेट में आ गया रिएक्टेंट, रेट मतलब रिएक्टेंट आ गया। अब इधर 2 है, इधर 2 आया क्या रे? नहीं आया, क्योंकि मैंने बोला ना जरूरी नहीं है इधर जो नंबर आएगा वही इधर नंबर आएगा। अब ध्यान से सुनो, रेट वो तुमको लिख के देंगे पेपर में। अब तुमको क्या देखना है, तुमको ये पावर में कुछ है क्या वो देखना है। इज देयर एनीथिंग इन द पावर? नो। सो जब पावर में कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो वो जो रहता है, जो पावर में रहता है, उसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पे पावर में इसके ऊपर तो कुछ नहीं है, सो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1। सो व्हाट इज दिस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब ये जो पावर में लिखा रहेगा वो तुमको देखना है। अब इधर पावर में तो कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1। अब मान लो तुमको यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दे दिया, H2 plus I2, आई थिंक इट्स गिवन हियर। हाँ, मान लो अगर ये रिएक्शन है, ठीक है। अब अगर ये रिएक्शन है और इधर तुमको ये रेट दिया है, ऐसा करके तुमको रेट लिख के दिया है। रेट तुमको कभी नहीं लिखना होता है पेपर में, दे विल राइट एंड गिव यू द रेट। और अब पूछ लिया कि भाई साहब बता दो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आएगा, बता दो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आएगा, तो अब तुम क्या करोगे? तो ध्यान से सुनो, रेट तो तुमने लिख के दिया है उन्होंने। अब ये H2 के ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1 है, I2 के ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1 है। 1 + 1 कितना हुआ रे? 2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2। समझा कैसे लिखना है ऑर्डर? सो ऑर्डर के लिए यू हैव टू सी द पावर, बाकी दिमाग नहीं लगाना है। समझ में आया क्या? उसके बाद की पॉइंट्स अबाउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। इसलिए मैंने बोला ना कि ये जो रेट होता है, ये रेट तुम कभी नहीं लिखोगे। मैम रिएक्शन दी थी तो मैंने रेट लिख ली, अरे तुम क्या पंडित हो क्या कोई कि हाँ 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 मुझे पता है क्या होने वाला है? नहीं, इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, इसीलिए यू डू नॉट हैव टू राइट द रेट। रेट विल बी गिवन, you just have to see the power. Okay, उसके बाद the order can be an integer or fraction. समझ में आया? The order can be 0. Yes, only a few reactions of third order are known. So generally reaction first order, second order ही होते हैं, third order के reaction बहुत कम होते हैं। समझ में आया? अब मान लो कि अगर मैंने यहाँ पे रेट लिख के दे दिया ऐसे, अब ये तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, तुम नहीं लिख सकते ये। मान लो ये एक्सपेरिमेंट करके मैंने डिटरमाइन कर लिया, अब तुम क्या करोगे? तुम ये सब रिएक्शन देखने का नाही बाळांनो, जे बघायचंय तेच बघा, नसत्या गोष्टी बघू नका। वेरी गुड। अब ये देख लो पावर कितना है, पावर 2। तो इसको हम लिखेंगे the order of reaction is 2, या ऐसे भी लिख सकते हो, it is a second order reaction, second order reaction। समझ में आया क्या? चलो बढ़े आगे। ओके, उसके बाद की पॉइंट्स तो हो गए। अब हम जाएंगे मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन के पास। सो इट्स अ होल आर्टिकल। अब इसमें एक पहला आर्टिकल आता है जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एलिमेंट्री रिएक्शन? तो मैंने फर्स्ट स्लाइड पे ही लिख के दिया था एलिमेंट्री का मीनिंग। गजनीज ये देखो, एलिमेंट्री का मीनिंग क्या था? हमारे जैसा दुखी बेचारा, सिंगल। सो एलिमेंट्री का मतलब है सिंगल।
सो एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब है ऐसी रिएक्शन, कैसी रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जो होती है सिंगल स्टेप में। वो बोलती है मेरे को भसड़ चाहिए ही नहीं, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप, इतनी भसड़ चाहिए ही नहीं। तो ऐसी रिएक्शन, कैसी रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जो होती है सिंगल स्टेप में, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम उसको? आहो बोला 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 बोला। यस, एलिमेंट्री रिएक्शन। Reactions which are carried out, reactions which are carried out, कैसे कैरी आउट होंगे? In a single step, single bell, single bell, single all the way। हम तो रहेंगे सिंगल हमेशा, पता नहीं क्या होगा हमारा। Reaction which are carried out in a single step are termed as elementary reactions। very good, very good, very good। जमिया जमिया जमिया। ओके, उसके बाद स्क्रीनशॉट लेना है? अरे तो लो, शर्मा क्यों रहे हो? ले लो ले लो। चलो, एलिमेंट्री रिएक्शंस हो गया। अब हम बढ़ेंगे आगे, विच इज द मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन? तो बस मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं उसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन। सो उस रिएक्टेंट में कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है, दैट इज मॉलिक्यूलैरिटी। सिंपल, ठीक है। अब इसका जब मैं एग्जांपल लूंगी तो आपको समझ में आएगा। जैसे अब ये रिएक्शन को देखो, ये रिएक्शन है, यस और नो, यस और नो, यस और नो। एलिमेंट्री का मतलब तो आप समझ गए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिमेंट्री? रिएक्शन जो होते हैं सिंगल स्टेप में, दोज आर एलिमेंट्री रिएक्शन। द रेट लॉ फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। अब यहां पे देखो, रिएक्शन के पावर में है दो 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 दो, रिएक्शन के पावर में है दो 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 दो। एक सेकेंड, हाँ, दो दो। सो व्हाट डू यू मीन बाय दो दो? रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर, इट इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2, कुछ भी बोल लो। ऑर्डर 1 रहेगा, ऊपर कुछ नहीं रहेगा। ऑर्डर 1 रहेगा तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऊपर 2 रहेगा तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, कितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है? 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है। सो रिएक्शन इज बाइमॉलिक्यूलर। समझ में आया क्या? एक एग्जांपल दूं, ये है x, ये है x, ये है x, ये है x x x s x, ये है y, ये है y, ये है टू 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 z। यहां पे लिख दिया रेट, ठीक है। ओके 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 ओके, वेरी गुड। अब इसके ऊपर कुछ नहीं है, कछु नहीं है तो 1, कछु नहीं है तो 1, 1 + 1, 1 + 1, 1 + 1 टू 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 टू। तो ये हो गई सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब कितने मॉलिक्यूल्स है रे? इधर का 1 और इधर के 2, 3 मॉलिक्यूल्स है। सो मॉलिक्यूलैरिटी इज 3। अगर मान लो इधर सिर्फ x होता तो कितना यूनिट होता? 1। तो मॉलिक्यूलैरिटी इज 1। समझ में आया क्या? ओके बॉस, ओके बॉस, ओके बॉस। सो 3 टर्म्स देखे। एलिमेंट्री का मतलब है कि वो रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में होती है। फिर आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर मतलब रेट की देखनी है, पावर। और फिर आता है मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन। इसका मतलब है कितने मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व, कितने मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व। समझ में आया क्या? चलो बढ़े आगे।
अब देखो नेक्स्ट है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वो होती है जो एक स्लो स्टेप होती है। अब यहां पे क्या किया है उन्होंने, दो रिएक्शन, ये देखो ये रिएक्शन 2 स्टेप में हो रही है, ये रिएक्शन 2 स्टेप में होती रही है, स्टेप 1, स्टेप 2 रिएक्शन हो रही है 2 स्टेप में, स्टेप 1, स्टेप 2, और वो दोनों स्टेप मिला के बनी ओवरऑल रिएक्शन। अब हमसे पूछा गया है मेरे दोस्तों कि विच इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, विच इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो बॉस जो स्टेप स्लो होती है that is called as the rate determining step. The step which is slow is termed as RDS. What do you mean by RDS? Rate determining step. अब ये वाली जो स्टेप है ये हुई आपकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का मतलब है विच इज द स्लो स्टेप, द स्टेप विच इज स्लो इज कॉल्ड एज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। फिर आता है रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब रिएक्शन इंटरमीडिएट का मतलब क्या है पता है आपको, ये जो 2 स्टेप है उनको कंपेयर करना है और कंपेयर करके आपको कौन सी चीज कॉमन दिख रही है। तो इधर एक Cl और इधर एक Cl, ये दिख रहा है कॉमन, ये दिख रहा है कॉमन। तो ये स्टेप 1 में भी कॉमन है, स्टेप 2 में भी कॉमन है, यानी ये हो जाएगा कैंसल। सो जो स्टेप 1 में भी कॉमन है, जो स्टेप 2 में भी कॉमन है, और जो होता है कैंसल, उसको हम बोलेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट। सो व्हाट इज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट? द वन थिंग दैट इज कॉमन बिटवीन द टू एंड विच गेट्स कैंसल्ड। अब यहाँ पे इन दोनों में कॉमन है Cl, और कॉमन होने की वजह से वो हो गया कैंसल, तो उसको हम बोलेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट। यहां पे लिख लें द कॉमन element which is found in both the steps, the common element which is found in both the steps, दोनों स्टेप में जो कॉमन हो both the steps, और जो हो जाता है कैंसल। अब कॉमन है तो कैंसल हो जाएगा, and which gets cancelled। समझ में आया? इसको हम बोलेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट, जो उन दोनों में कॉमन है और जो हो जाएगा कैंसल, उसको हम बोलेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट। समझ में आया? सो हमने कौन से टर्म्स देखे, एक बार हम रिवाइज करें। ये देखो मैंने शॉर्ट में लिख के देती हूं। पहला है ऑर्डर, हमने देखा, फिर उसके बाद व्हाट इज अ एलिमेंट्री रिएक्शन, फिर उसके बाद व्हाट इज मॉलिक्यूलैरिटी, फिर उसके बाद रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और उसके बाद और उसके बाद रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये सारे टर्म्स हमने अभी देखे, ठीक है। देखो ऑर्डर मतलब आपको किधर नजर डालनी है, पावर में, बराबर है। फिर उसके बाद पावर में नजर डाल दी, वेरी गुड। फिर उसके बाद आता है एलिमेंट्री रिएक्शन,
व्हाट डू यू मीन बाय एलिमेंट्री रिएक्शन? जो सिंगल स्टेप होंगे, वेरी गुड। फिर मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, वेरी गुड। अब उसके बाद हम जाएंगे अगली स्टेप पे, विच इज द RDS। व्हाट इज RDS? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो बॉस जो एकदम स्लो होता होगा वो है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और फिर आता है इंटरमीडिएट। मैंने दिखाया ना, जो होता है कॉमन इन बोथ द स्टेप्स, कॉमन इन बोथ द स्टेप्स and it gets cancelled, उसको हम बोलेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट। चलो बढ़े आगे, वेरी गुड। अब हम देखेंगे ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी का डिफरेंस। देखो, ऑर्डर मतलब आपको पता है पावर में, मॉलिक्यूलैरिटी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, इसीलिए मैंने आपको बोला था ना, खुद से ऑर्डर नहीं लिखना, वो दे देंगे क्वेश्चन में। सो इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। और मॉलिक्यूलैरिटी तो हम हमारी इन आंखों से देख सकते हैं कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है। सो इट इज थ्योरेटिकल, इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। उसके बाद ऑर्डर हम कैसे निकालेंगे? वो जो पावर में है वो देखेंगे, अगर पावर में एक से ज्यादा हो तो उनका एडिशन करेंगे। सो इट इज द सम ऑफ पावर्स ऑफ द concentration terms of reactant, इट इज द सम ऑफ पावर ऑफ concentration terms of reactant। और ये इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है, दैट इज मॉलिक्यूलैरिटी। इट मे बी एन इंटीजर, फ्रैक्शन और जीरो, बट इट इज ऑलवेज अ इंटीजर। समझ में आया? सो इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, इट इज थ्योरेटिकली डिटरमाइंड, इट इज द सम ऑफ पावर्स ऑफ concentration terms of reactant, it is the number of reactant molecules, it may be a fraction, it may be zero, or it may be an integer, but this is always a integer. Take a screenshot. गिरते गिरते बच्ची हूं मैं अभी। चलो अब हम आते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ के पास। इंटीग्रेटेड रेट लॉ, और यहां पे हम देखेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलो अब डेरिवेशन करने के लिए तैयार हो? ओके चलो देखो, बहुत सिंपल है यार, मजा आ जाएगा। ट्रस्ट मी, इट इज वेरी सिंपल। ये एक रिएक्शन है, ओके? मेरे साथ हर एक स्टेप के मजे लेके करो, लुत्फ उठाओ हर एक स्टेप का, ठीक है? अब इसका हम रेट कैसे लिखेंगे? कैसे सिखाया मैंने आपको रेट लिखना? -dA by dt, यस, -dA by dt। या तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? कैसे लिख सकते हो? अरे बोलो, इसको आप लिख सकते हो K इंटू रिएक्टेंट कौन है अपना? A है कि नहीं? रिएक्टेंट से ही मल्टीप्लाई करना था, और K तो होता है आपका रेट कांस्टेंट। सो रेट हम कैसे लिखेंगे? -dA by dt इज इक्वल टू K इंटू A। K इज द रेट कांस्टेंट और A आपका रिएक्टेंट। अब क्या करो ना, ये टर्म को ये साइड ले लो, ये टर्म को ये साइड ले लो, तो कैसा होगा? देखो, ये टर्म ये साइड आ गई तो ये हो गई -KA, और ये टर्म वो साइड गई तो ये हो गया dA अपॉन dt। कोई प्रॉब्लम नहीं। रेट लिख दिया -dA by dt। रेट लिखने का एक और तरीका है, K को मल्टीप्लाई करो A से। अब इसको ले लो, इधर माइनस हो गया, इसको ले लो, उधर प्लस हो गया, -K इंटू A, और ये +dA by dt। अब ये जो dt है, dt को उधर लेके जाओ, A को नीचे लेके आओ, तो कैसा हो गया? -K इंटू dt इज इक्वल टू dA अपॉन A। ये सेम वाले टर्म्स मुझे एक के नीचे एक लाने थे, सेम वाले टर्म्स मुझे एक के नीचे एक लाने थे, ठीक है? इधर तक समझ गए? ये dt को उधर लेके गई, A को इधर लेके आई। समझ में आया क्या बॉस? यस और नो, यस और नो, यस और नो, वेरी गुड। अब
अब हम करेंगे इनको इंटीग्रेट, लेकिन कैसे? तो देखो, इसको हम बोलेंगे ए नॉट, इसको हम बोलेंगे ए नॉट। अब ए नॉट होगी क्वांटिटी, बट वो होगी इनिशियल क्वांटिटी, ठीक है? तो वो होगी आपकी इनिशियल क्वांटिटी, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? लेट ए नॉट बी द इनिशियल क्वांटिटी और कॉन्सेंट्रेशन एट टी इज इक्वल टू 0, ठीक है? तो टाइम इधर रहेगा 0 और अपन ने यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ले लिया ए नॉट, अब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन लेंगे 80। लेट 80 बी द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t इक्वल्स टू t, ठीक है? सो हमने क्या किया? कुछ नहीं किया, पहले तो रेट लिख दिया माइनस डी ए बाई डी टी और इसको मल्टीप्लाई कर दिया k से। अब क्या किया? इसको उधर लिया माइनस हो गया, इसको इधर लिया प्लस हो गया, तो माइनस के ए उधर गया, प्लस के ए उधर गया, माइनस के माइनस डी ए बाई डी टी इधर आया, प्लस हो गया। अब डी टी को उधर लेके जाओ और आपके ए को नीचे लेके आओ, डी टी को उधर लेके जाओ, ए को नीचे लेके आओ। अब हमने ए नॉट ले लिया इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ए टी हमने ले लिया फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। लेट ए नॉट बी द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड लेट ए टी बी द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। मैं ना यहाँ पे लिखती हूँ ये स्टेप, तो फिर सारे मेन स्टेप यहीं पे आ जाएंगे। देखो, ए नॉट हुआ इनिशियल, ए टी हुआ फाइनल, ए नॉट हुआ इनिशियल, ए टी हुआ फाइनल, बराबर है? हाँ, वेरी गुड। और इधर क्या है? ए नॉट हुआ इनिशियल, ए टी हुआ फाइनल, डी ए बाय ए, तो उसको मैंने यहां लिख दिया डी ए बाय ए, वेरी गुड, इज इक्वल टू, अब देखो इधर क्या है? माइनस के डी टी, तो अब इसको भी हम इंटीग्रेट करेंगे। माइनस और के कभी भी इंटीग्रेशन के साइन के बाहर आएगा और टाइम हमने कहां से शुरू किया? 0 टू टी, 0 टू टी। और बताओ इधर हमने क्या लिया था? डी टी, सो इधर आ गया डी टी। समझे कि नहीं समझे? देखो, इनिशियल क्वांटिटी हमने ले ली ए नॉट, तो यहां पे सांप निकालो, टू नु 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 नु, सांप निकाला। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 80, बराबर है? और अब ये जो है डी ए बाय ए, ये यहां पे लिख दो, ओके, वेरी गुड, इज इक्वल टू, अब इधर फिर से सांप बना दो। अब ये टर्म तो हमने पूरा लिख लिया, ये देखो ये टर्म तो पूरा हमने लिख लिया। अब इस टर्म की बारी है, तो कभी भी माइनस साइन और कांस्टेंट टर्म सांप के बाहर से आते हैं, तो ये ए नॉट से शुरू हो रहा था, ए टी को खत्म हो रहा था, ए नॉट से शुरू हो रहा था, ए टी को खत्म हो रहा था, ए नॉट से शुरू हो रहा था, ए टी को खत्म हो रहा था, क्योंकि ए नॉट इनिशियल है, ए टी फाइनल है। वैसे टाइम में टी 0 इनिशियल है, टी फाइनल है, तो 0 और टी आ गया और यहाँ पे माइनस के लिखा, डी टी नहीं लिखा था ना, तो यहाँ पे लिख दिया डी टी। समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? क्लियर है सबको इधर तक? वेरी गुड। अब जाते हैं अगले स्टेप पे। ये यहां तक लिख लिया, मैथ्स वालों को तो फटाक से समझ में आया होगा, मैं तो बस बायो वाले के लिए थोड़ा एक्सप्लेन कर रही थी। अब देखो ये कैसा हो गया पता है? अब यहां पे हम लॉग का एक फॉर्मूला यूज करेंगे। कैसे पता है? ln ऑफ ए, और ये शुरू होता है ए नॉट से और ये खत्म होता है ए टी को, ठीक है? शुरू होता है ए नॉट से और खत्म होता है ए टी को। और यार इधर ना वैसे भी लिख के, अब इधर तुम क्या करोगे? के ऑफ टी 0 टू टी, तो पहले वो 0 ही था तो कोई फर्क नहीं है, तो इसको हम डायरेक्ट माइनस के टी भी लिख दिए तो चलेगा, माइनस के टी भी लिख दिए तो चलेगा, बिकॉज इट्स वेरी वेरी स्मॉल, सो दैट वन स्टेप विल एनी हाउ मेक नो सेंस। अब लॉग का एक रूल है, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। तो अब हम करेंगे ln ऑफ अपर लिमिट यानी ए टी माइनस लोअर लिमिट यानी ए नॉट। तो अब हमने क्या कर दिया? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो गया माइनस के टी। क्या हो गया रे? माइनस के टी। अब लॉग का एक और रूल है,
कि जब जब ये माइनस में आएगा वो चले जाएगा डिवीजन में। सो ln of AT अपॉन ln of A नॉट इज इक्वल टू माइनस KT। समझ में आया क्या? वेरी गुड। अब ध्यान से सुनो क्या होगा, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। ये उधर चला गया, ये हो गया K। अब ये T इधर मल्टीप्लीकेशन में है तो ये इधर आ गया, ठीक है, 1/t के फॉर्म में, यानी डिवीजन में आ गया। अब इधर सामने माइनस साइन है। अब माइनस साइन और लॉग जब साथ में आएंगे, माइनस साइन और ये जो ln है जब ये साथ में आएंगे तो ये टर्म्स इंटरचेंज हो जाएंगे। डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा, न्यूमरेटर नीचे आएगा। सो इधर हम माइनस साइन अब नहीं लिखेंगे, ठीक है। t को इधर ला लिया और सामने माइनस साइन था। माइनस साइन से लॉग को मल्टीप्लाई करने की वजह से क्या हो गया, तो ये टर्म्स हो गए इंटरचेंज। तो a नॉट ऊपर चले गया, AT नीचे आ गया। लेकिन द प्रॉब्लम इज कि आपके पास यहाँ पे ln है, ln यानी log टू द बेस e, एक्सपोनेंशियल। अपने को उसको log टू द बेस 10 करना है। अपन ने थर्मोडायनेमिक्स में भी किया था। थर्मोडायनेमिक्स में अपन ने ln का log टू द बेस 10 कैसे किया था, उसको एक नंबर से मल्टीप्लाई किया था विच वॉज 2.303 और फिर इधर आ जाएगा t log टू द बेस 10 a नॉट अपॉन AT। ये हो गया आपका फाइनल फॉर्मूला फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। समझ में आया? टेक अ मिनट, लुक एट इट। मैं फिर से समझाऊंगी। डन। अब देखो, एक लास्ट टाइम समझाऊंगी, एक लास्ट टाइम, फिर नहीं समझाऊंगी। देखो, मुझे पता है तुम लोगों को समझा होगा, बट कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो मेरे जैसे होते थे स्कूल में कि यार एक बोलने पे नहीं समझता है, तो एज अ टीचर इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी आल्सो टू रिपीट इट अगेन फॉर यू। और तुमको समझा होगा तो तुम तो वीडियो स्किप कर ही सकते हो, बट बेचारे जिनको नहीं समझा वो तो फंस जाएंगे ना। तो देखो, स्टेप 1 में हम लिख देंगे रेट। कैसे लिखेंगे रेट? माइनस DA बाई DT इज इक्वल टू, रेट लिखने का एक और तरीका है, क्या है? K इंटू A। K इंटू A एक और तरीका है, K इंटू A। अब हम क्या कर सकते हैं, तो अब ध्यान से सुनो। अब हम क्या करेंगे, रेट इज इक्वल टू, ये माइनस, ये जो है माइनस है, ये प्लस है, तो ये K को इधर ले लो, माइनस KA इज इक्वल टू DA बाई DT। वेरी गुड, यहां तक क्लियर हो गया? कुछ भी नहीं किया, इसको इधर लिया, उसको इधर लिया। अब ये सेम वाले टर्म्स पास में ले लो, तो A को नीचे ले लो, DT को उधर ले लो, तो माइनस K और ये हो गया DT इज इक्वल टू DA अपॉन A। सिंपल, वेरी गुड। कुछ भी तो नहीं किया, सेम वाले टर्म्स साथ में ले लिया। अब हम क्या करेंगे, अब जो स्टार्टिंग वाली क्वांटिटी है, इनिशियल यानी स्टार्टिंग की क्वांटिटी कितनी ले ली हमने? इनिशियल है A नॉट, एट टाइम कितना? T0, इनिशियल यानी स्टार्टिंग वाला, और फाइनल हमने कितना ले लिया? AT एट टाइम T इक्वल्स टू T, एट टाइम T इक्वल्स टू T। यस और नो, यस और नो, यस और नो। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो, अब इसको कर दो इंटीग्रेट। ओके, इनिशियल शुरू कहां से हो रहा है? A नॉट से। खत्म कहां पे हो रहा है? AT को। शुरू हो रहा है A नॉट से, खत्म हो रहा है AT को, और क्या क्या है? DA अपॉन A बराबर इज इक्वल टू, अब इधर वाला हम लिखेंगे, शुरू कहां से हो रहा है? 0 से, खत्म कहां से हो रहा है? T पे, और फिर इधर आ गया माइनस के, क्योंकि कांस्टेंट तो हमेशा बाहर होता है, और फिर आ गया DT। समझ में आया क्या बॉस? अब लॉग का एक रूल है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसको हम कैसे लिखेंगे? ln ऑफ, मान लो A है, ठीक है,
अब ln ऑफ a भी होगा, तो ये कहां से शुरू हो रहा है, a नॉट अपॉन at इज इक्वल टू माइनस t कहां से शुरू हो रहा है, 0 टू t, बट लिख के कोई मतलब नहीं है क्योंकि वैल्यू बहुत छोटी है, सो सिर्फ t लिख दो। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो 80 माइनस ln ऑफ a नॉट इज इक्वल टू माइनस kt। समझ में आया क्या, वेरी गुड। अब एक और रूल है लॉग का कि जब वो माइनस में जाएगा वो आ जाएगा डिवीजन में, सो ln ऑफ 80 अपॉन a नॉट इज इक्वल टू माइनस kt। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब क्या करो, k उधर चला गया, ये -1/t यही है, बट माइनस साइन से लॉग को मल्टीप्लाई करने की वजह से टर्म्स इंटरचेंज हो गए, a नॉट ऊपर चला गया, at नीचे आ गया, यस और नो यस और नो यस और नो, लेकिन वो ln है, हमको उसको करना है log टू द बेस 10, तो क्या करो 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो, सो 2.303 अपॉन t log टू द बेस 10 a नॉट अपॉन at। समझ में आया क्या, ओके बॉस ओके बॉस ओके बॉस, चलो 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 चलो, ओके फाइनल फॉर्मूला समझ में आया, a नॉट अपॉन 80। अब यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये जो यूनिट्स है ना बॉस, ये यूनिट्स हम लोग मोस्टली बहुत वो नहीं लिखते हैं, इट इज जस्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सो यू कैन जस्ट राइट इट एज पर सेकेंड और पर मिनट और पर आवर, सो टाइम में लिखोगे तो दिस मच इज सफिशिएंट, ओके। उसके बाद हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अब ध्यान से देखो, ध्यान से, तेरा ध्यान किधर है, तो तेरा हीरो इधर है। देखो पहले तो फॉर्मूला लिख लो, क्या फॉर्मूला आया हमारा, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t, 2.303 अपॉन t log टू द बेस 10 a नॉट अपॉन at। अब देखो, अभी व्हाट डू यू मीन बाय हाफ लाइफ, तो पहले हाफ लाइफ का मतलब समझ लो। हाफ लाइफ का मतलब है कि मान लो इनिशियल यूनिट्स 100 थे रिएक्टेंट के, अब वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में, इनिशियल यूनिट्स थे 100, अब वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में, सो रिएक्टेंट के यूनिट्स प्रोडक्ट में जा रहे हैं, लेकिन 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 रिएक्टेंट के 100 यूनिट है, तो एक यूनिट गया, दूसरा यूनिट गया, तीसरा यूनिट गया, फोर्थ यूनिट गया, तो 100 यूनिट्स का हाफ, 100 का हाफ यानी 50 यूनिट्स होने के लिए कितना टाइम लगेगा, उसको हम बोलेंगे हाफ लाइफ पीरियड। सो हाफ लाइफ पीरियड मतलब अगर आपने इनिशियल क्वांटिटी ली होगी 200, तो 200 का 100 होने में कितना टाइम लगा, उसको हम बोलेंगे हाफ लाइफ पीरियड। अगर आपने लिए थे 600 यूनिट स्टार्टिंग में, अब 600 का हाफ होने में कितना टाइम लगा, उसको हम बोलेंगे हाफ लाइफ पीरियड। सो बेसिकली हाफ लाइफ पीरियड का मतलब है टाइम रिक्वायर्ड फॉर द इनिशियल क्वांटिटी टू बिकम इट्स हाफ। इनिशियल क्वांटिटी को आधा होने में जो टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड एज द हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, सो व्हाट इज अ हाफ लाइफ पीरियड, तो हाफ लाइफ पीरियड का मतलब है, हाफ लाइफ पीरियड का मतलब है टाइम रिक्वायर्ड और टाइम नीडेड फॉर द इनिशियल क्वांटिटी, और कॉन्सेंट्रेशन बोल लो, टू बिकम इट्स हाफ। समझ में आया? सो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को हाफ होने में जो टाइम लगेगा, दैट इज कॉल्ड एज द हाफ लाइफ पीरियड। ये यहां तक समझ गए? अब ध्यान से सुनो, हम क्या कर रहे हैं, इनिशियल क्वांटिटी तो ए नॉट है, इनिशियल क्वांटिटी कितनी है, इनिशियल इज ए नॉट। अब फाइनल कितना होता है,
तो मैंने आपको अभी तो बताया फाइनल कितना होता है, इनिशियल का हाफ। इनिशियल का हाफ मतलब इनिशियल ए नॉट है, तो इनिशियल का हाफ मतलब ए नॉट डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे टाइम कितना है एट t0, और यहाँ पे भी टाइम कितना होगा, इनिशियल का हाफ मतलब t इज इक्वल टू t हाफ। समझा कि नहीं समझा, समझा कि नहीं समझा? सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाफ लाइफ पीरियड? सो हाफ लाइफ पीरियड का मतलब है इनिशियल क्वांटिटी का हाफ होने में जो टाइम लगता है। अब इनिशियल क्वांटिटी है ए नॉट, तो फाइनल कितनी होगी, इनिशियल का आधा, सो ए नॉट बाई 2, इनिशियल टाइम t0, और फिर टाइम भी कितना t बाई t हाफ। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या है, k इज इक्वल टू 2.303। अब मैं t नहीं लिखूंगी, मैं लिखूंगी t हाफ इज इक्वल टू log टू द बेस 10 a नॉट एज इट इज। अब at का वैल्यू कितना है, फाइनल, at इज फाइनल ना, at का वैल्यू कितना है, a नॉट डिवाइडेड बाई 2। समझ में आया कि नहीं आया? सो इनिशियल है a नॉट, फाइनल है 80, लेकिन 80 का वैल्यू कितना आया, इनिशियल का हाफ, सो इनिशियल इज a नॉट का हाफ मतलब a नॉट डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे बचा क्या क्या, सो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t हाफ। अब यहाँ पे बचा log 2, a नॉट गया, ये 2 ऊपर चला गया, log 2। अब log 2 की वैल्यू कितनी है, तो log 2 की वैल्यू है k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t हाफ। log 2 की वैल्यू है 0.3030 समथिंग, 1 सेकेंड, 0.3010 बस। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, जैसे ही तुम 2.303 को 0.3010 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर आएगा 0.693 और डिवाइडेड बाय t हाफ। अब ये 0.693 नंबर कहां से आया मेरे पास, 2.303 को मल्टीप्लाई कर दो 0.3010 से, ठीक है। अब तुम बोलोगे मैम हमको ये नंबर कैसे याद रहेगा, मैं कैसे याद रखती हूँ, देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, सो 3 6 9, इसलिए मुझे ये नंबर याद रह जाता है। सो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, दैट्स इट। समझ में आया सबको मैंने क्या किया? सो यहाँ पे ये फॉर्मूला लिख दिया फर्स्ट ऑर्डर का, फिर क्या किया, इनिशियल क्वांटिटी ए नॉट है, फाइनल उसकी आधी है, सो ए नॉट बाई 2, इनिशियल टाइम t0 है, फाइनल टाइम उसका आधा है, सो t हाफ, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 2.303, t के जगह t हाफ, log टू द बेस 10 a नॉट, अब 80 के जगह a नॉट बाई 2, फिर उसके बाद a नॉट बाई 2 करने के बाद ये कैंसिल हो जाएगा, log 2 की वैल्यू है 0.3010, 2.303 को मल्टीप्लाई करो 0.3010 से, वो आ जाएगा 0.693, सो k इज इक्वल टू 0.693 अपॉन t हाफ। चलो बढ़े आगे, यस और नो, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अच्छा हाफ लाइफ का डेरिवेशन यहां लिखना था, चलो कोई बात नहीं। अब उसके बाद एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, देखो यहाँ पे पावर में कुछ नहीं है, मैं जीरो नहीं लिख रही हूँ, सर्कल कर रही हूँ, सो इट इज फर्स्ट ऑर्डर। समझा कि नहीं तू, फर्स्ट ऑर्डर, इसके भी पावर में कुछ नहीं है, सो दिस ऑल्सो बिकम्स योर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि पावर में कुछ नहीं है। समझ में आया क्या बॉस, यस और नो? चलो बढ़े आगे, ओके। अब नेक्स्ट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का हाफ लाइफ हो गया। अब इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर गैस फेज, अब दिस इज द अगेन वेरी 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 सिंपल। देखो कुछ नहीं करना है, क्या करना है, क्या बोला मैंने, कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, लेट इनिशियल क्वांटिटी, देखो मान लो कि प्रेशर है, तो जैसे आप A लेते थे, A नॉट AT लेते थे, सो वैसे लेट इनिशियल वैल्यू या लेट इनिशियल प्रेशर बी PI। इनिशियल प्रेशर हमारा कितना होने दो, इनिशियल प्रेशर होने दो PI, एंड इट इज रिड्यूस्ड बाय
इट इज रिड्यूस्ड बाय एक्स अमाउंट, इट इज रिड्यूस्ड बाय एक्स अमाउंट। समझ में आया? सो मान लो इनिशियल है, जैसे इनिशियल उन्होंने क्या बोला, पी आई ले लो, तो इनिशियल ले लिया पी आई। अब इट इज रिड्यूस्ड बाय एक्स अमाउंट का मतलब है इधर से माइनस एक्स कर दो, इसको कर दो माइनस एक्स। सो इनिशियल क्वांटिटी पी आई है, अब उसको कम कर दिया एक्स अमाउंट से, सो पी आई माइनस एक्स हो गया। और फिर मैम पीबी या पीसी कितना होगा, तो पीबी और पीसी दोनों की वैल्यू ले लो एक्स, दोनों की वैल्यू ले लो एक्स। अब तुम बोलोगे फिर मैम हम टोटल प्रेशर कैसे निकालें, तो टोटल प्रेशर निकालने के लिए हम करेंगे पीए प्लस पीबी प्लस पीसी। समझ में आया? सो गैस फेज में हम क्या करेंगे, इनिशियल क्वांटिटी जो है आपकी, इनिशियल क्वांटिटी ले लो पी आई, लेकिन उसको कम कर दो एक्स अमाउंट से, सो विच इज पी आई माइनस एक्स। एक्स अमाउंट से कम कर दो तो वो हो गया पी आई माइनस एक्स। और फिर पीबी और पीसी कितना हो गया, पीबी और पीसी को ले लो एक्स। अब P कितना होगा, प्रेशर कितना होगा, PA प्लस PB प्लस PC। अब हम उसको कैसे लिखेंगे, देखो P इज इक्वल टू, यानी टोटल प्रेशर इज इक्वल टू हाउ मच इज PA, हाउ मच इज PA। PA को हमने ले लिया PI माइनस एक्स प्लस हाउ मच इज PB एक्स प्लस हाउ मच इज PC एक्स। यस और नो? अब मुझे बताओ माइनस एक्स प्लस एक्स कट हो जाएगा, तो अगर माइनस एक्स प्लस एक्स कट हो गया, माइनस एक्स प्लस एक्स कट हो गया, तो सिर्फ क्या बचा, P इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस एक्स कट हो गया, माइनस क्या बचा ये देखो, कट करके दिखाओ, क्या कट कर दिया, देखो PI प्लस एक्स। अब हम क्या करेंगे, x की अगर वैल्यू निकालनी है तो x को वही रख दो, तो ये क्या हो गया P माइनस पी आई, ये क्या हो गया P माइनस पी आई। सिंपल सिंपल सिंपल। सबसे पहला मैंने क्या किया, इनिशियल क्वांटिटी ले ली पी आई, उसको रिड्यूस किया x अमाउंट से, तो वो हो गया पी आई माइनस एक्स, ये हो गया पी ए। अब पीबी और पीसी कितना होगा, वो होगा x। अब अगर हमको टोटल प्रेशर निकालना है तो हम क्या करेंगे, PA प्लस PB प्लस PC। PA कितना है, PA कितना है PI माइनस एक्स प्लस PB कितना है, PB कितना है x प्लस PC कितना है x। माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, एक प्लस एक्स बचा है, सो P इज इक्वल टू PI प्लस एक्स। अब x उधर ही रखो, PI को वो साइड लेके जाओ, तो वो हो गया P माइनस PI, तो वो हो गया P माइनस PI। पी आई इधर चला गया, P माइनस पी आई इज इक्वल टू एक्स। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या तुमको ये इक्वेशन 1 दिख रहा है, तो वो इक्वेशन में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 1, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में हम कैसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन 1 है PA is equal to PI, PA is equal to PI minus PA is equal to PI minus how much is X, how much is X, देखो minus X कितना है P minus PI, X कितना है P minus PI। समझ में आया कि नहीं आया, P minus PI समझ में आया। so PA is equal to PI माइनस x कितना है P माइनस पी आई। अब कैन यू मल्टीप्लाई द ब्रैकेट, यस, ये देखो PA इज इक्वल टू, बताओ बताओ बताओ, या PA ना भी लिखो तो आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख दो, PI माइनस ब्रैकेट खोल दो P, माइनस इंटू माइनस ब्रैकेट खोल दिया तो प्लस प्लस PI, सो PI माइनस ब्रैकेट खोल दो P, माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस PI। अब कितने PI हो गए टोटल, 2 PI हो गए, सो 2 PI, 2 PI हो गए, 2 PI माइनस P हो गया, 2 PI माइनस P। अब आपका वो इक्वेशन लिख दो, क्या था, K इज इक्वल टू 1/2.303। यस और नो, ऐसा ही कुछ था ना, क्या था इक्वेशन, क्या था, अरे बोलो किधर गया, हाँ 2.303 अपॉन T
2.303 अपॉन टी log टू द बेस 10 A0 अपॉन AT, ऐसा था आपका इक्वेशन। लेकिन नाउ द थिंग इज दैट A0 हो गई इनिशियल क्वांटिटी। तो हमने इनिशियल क्वांटिटी कितनी ली थी गैस की? हमने इनिशियल क्वांटिटी ली थी गैस की PI, तो यहां पे हम लिखेंगे PI अपॉन AT है फाइनल क्वांटिटी। AT कितना आया? 2PI माइनस P। हो गया, खत्म। सो कुछ भी नहीं किया, इनिशियल क्वांटिटी ले ली PI, x अमाउंट से रिड्यूस किया इसलिए PI माइनस x, परफेक्ट। फिर PB और PC ले लिया x। टोटल प्रेशर कैसे निकालेंगे? PA प्लस PB प्लस PC। अब PA कितना है? PI माइनस x प्लस PB कितना है? x, PC कितना है? x माइनस x प्लस x कैंसिल, P इज इक्वल टू PI और इधर का PX बचा प्लस PX, यस और नो? PI प्लस x। अब x कैसे निकालेंगे? P को वही रखो, PI को वहां डाल दो, तो P माइनस PI इज इक्वल टू x। अब ये जो x की वैल्यू है ये इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, सो PA इज इक्वल टू PI माइनस, अब x की जगह आप क्या लिखोगे? P माइनस PI। अब ब्रैकेट खोल दो, PI माइनस P माइनस इंटू माइनस प्लस PI। अब 2 PI हुए इसलिए 2PI, बीच का माइनस साइन एज इट इज और P। अब क्या करो? आपका फॉर्मूला लिख दो, K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई T log टू द बेस 10 A0 अपॉन AT। A0 मतलब इनिशियल तो हो गया PI, AT मतलब फाइनल वो हो गया 2PI माइनस P। समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो, यस और नो, यस और नो? जल्दी अरे बोलो, यस और नो, यस और नो, यस और नो, यस और नो, गिव मी अ यस और नो गाइस, जल्दी। चलो बढ़े आगे। ओके 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 ओके। अब उसके बाद जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यार यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जीरो ऑर्डर इज एग्जैक्टली लाइक फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। अब जीरो ऑर्डर ना, इट इज एग्जैक्टली आप समझ लो, इट इज एग्जैक्टली लाइक योर फर्स्ट ऑर्डर। जैसे लेट A0 बी द इनिशियल क्वांटिटी, AT बी द फाइनल क्वांटिटी, सब कुछ मतलब सीधा रेट से ही लिखना शुरू करो, सब कुछ सेम है। जैसे A गिव्स मान लो प्रोडक्ट P, सो रेट इज इक्वल टू माइनस DA बाई DT इज इक्वल टू K इंटू A। ये हमने फर्स्ट स्टेप की थी, बराबर है। फिर हमने क्या किया था? इसको इधर ले लिया था, रेट इज इक्वल टू माइनस के इधर आ जाएगा, मतलब प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस के इंटू ए इज इक्वल टू DA अपॉन DT। अब हम क्या करेंगे? DT को उधर ले लो, सो रेट इज इक्वल टू माइनस के इंटू DT इज इक्वल टू DA और ये A को नीचे ले लो। अब करो इसको इंटीग्रेट, कैसे? A0, ये सब अपन ने उसमें देखा है ना, सेम है। लेट A0 बी द इनिशियल क्वांटिटी, AT बी द फाइनल क्वांटिटी, इधर आ जाएगा DA बाई DT इज इक्वल टू माइनस के 0 टू T और इधर DT, सब कुछ सेम है, बस इधर तक अभी आपको करना है। ln ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो AT माइनस ln ऑफ A0 इज इक्वल टू माइनस KT, दैट्स इट। सो जीरो ऑर्डर आपको बस यहां तक करना है, सेम फर्स्ट ऑर्डर है, बट फर्स्ट ऑर्डर इसके आगे भी है कि हम इसको डिवीजन में लेके जाते हैं, बट इधर हमको वो सब नहीं करना है, इधर उसको हमको डिवीजन में नहीं लेके जाना है, ठीक है? हाँ, दैट्स इट। समझ में आया सबको? सो दिस इज द फाइनल स्टेप। कुछ नहीं है, सब सेम है, फर्स्ट ऑर्डर से क्या ही अलग है। ओनली थिंग इज फर्स्ट ऑर्डर में आप उसको डिवीजन में लेके जाते हो, फिर T को इधर लेके आते हो 1/T, फिर उसको स्वैप करते हो, 2.303 से मल्टीप्लाई करते हो, कुछ नहीं। जीरो ऑर्डर बोलता है इतनी भसड़ चाहिए ही नहीं, सीधा लिख दो, ठीक है? चलो उसके बाद अब इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर, उसके पहले हम जाएंगे एग्जांपल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे। Now examples of zero order, what do you think examples of zero order reaction can be?
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जीरो ऑर्डर? चलो तुम लोगों को थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग में देती हूँ यहाँ तब तक मैं स्यूडो फर्स्ट पे जाती हूँ और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? अब देखो स्यूडो का मतलब क्या है कि आपको वो वैसा दिखता है बट वो वैसा होता नहीं है, ठीक है? अब स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या है? ध्यान से देखो, ये जो रिएक्शन है इसका जो रेट है, ये रिएक्शन का रेट हम कैसे लिखेंगे? रेट इज इक्वल टू के CH3 COO CH3 और इंटू H2O। यस और नो? इसका रेट हम ऐसे लिखेंगे। बट आप तो बोलोगे मैम इसका रेट जो है ये 1 और ये 1, सो 1 + 1 इसका रेट 2 आना चाहिए, बट मैं बता रही हूं इसका रेट 2 नहीं है। अब इसका रेट 2 क्यों नहीं है? तो उसी को हम बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी वो दिखती है फर्स्ट ऑर्डर बट वो फर्स्ट ऑर्डर है नहीं। स्यूडो का मतलब है वो वैसे दिख के आता है बट इट इज नॉट लाइक दैट। देखो ना, अब ये 1 + 1 कितना है? 2, सो इट इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। वो तो सेकेंड ऑर्डर है बट वो दिखने में फर्स्ट ऑर्डर क्यों लग रही है? अब इस केस में क्या करेंगे? ये तो हो गई आपकी रेट ऑफ रिएक्शन, ये तो हो गया आपका रेट ऑफ रिएक्शन। अब ध्यान से देखो, ध्यान से, रेट इज इक्वल टू, ये तो आपने लिख लिया CH3 COO CH3 इंटू H2O। अब ये H2O जो है ना, ये हाइड्रोलिसिस की वैल्यू है, इसको हम ले लेंगे K डबल डैश। अब यहाँ पे K डैश ले लिया यानी एक कांस्टेंट ले लिया, तो H2O को हम ले लेंगे K डबल डैश। तो ये कैसा होगा? रेट इज इक्वल टू K डैश इंटू CH3 COO CH3 और अब H2O के जगह हम ले लेंगे K डबल डैश। H2O के जगह हम ले लेंगे K डबल डैश। समझ में आया कि नहीं आया? सो यहां तक तो क्लियर है। रेट लिख दिया K डैश इंटू ये रिएक्टेंट CH3 COO CH3 इंटू H2O। H2O को हमने ले लिया K डबल डैश, H2O को हमने ले लिया K डबल डैश। अब हम इसको कैसे लिखेंगे? रेट इज इक्वल टू K डैश, बस वो K डबल डैश को वहां लिख रही हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, CH3 COO CH3। अब ये जो K डैश है और ये जो K डबल डैश है, इसको हमने न्यू कांस्टेंट ले लिया K डैश और K डबल डैश को हमने न्यू कांस्टेंट ले लिया K, हमने न्यू कांस्टेंट ले लिया K। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे? रेट इज इक्वल टू K, रेट इज इक्वल टू K और यहां पे हो जाएगा CH3 COO CH3। सो एक्चुअल में वो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर नहीं है बट वो दिखने में फर्स्ट ऑर्डर क्यों लग रही है? समझा तुमको? वो दिखने में फर्स्ट ऑर्डर क्यों लग रही है? वो दिखने में फर्स्ट ऑर्डर लग रही है क्योंकि रेट इज इक्वल टू, ये तो आपने लिख दिया K डैश कांस्टेंट है, CH3 COO CH3 इंटू H2O। अब H2O को आपने नया कांस्टेंट ले लिया K डबल डैश, सो K डैश इंटू CH3 COO CH3 इंटू K डबल डैश। अब K डैश और K डबल डैश को नया कांस्टेंट ले लिया K, सो रेट इज इक्वल टू K, इन दोनों के जगह सीधा K आ गया और CH3 COO CH3। सो अब ये रिएक्शन हो गई फर्स्ट ऑर्डर। सो वो एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर है नहीं बट वो दिखती है फर्स्ट ऑर्डर, इसीलिए हम उसको बोलते हैं इट इज अ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लाइक इट लुक्स लाइक दैट बट इट इज नॉट लाइक दैट, सो इट्स अ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, उसके बाद कोलिजन थ्योरी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। अब व्हाट डू यू मीन बाय कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल? तो देखो, दो रिएक्टेंट है, ये दो रिएक्टेंट साथ में आते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं, बट दो रिएक्टेंट साथ में आके रिएक्ट कैसे करते हैं? तो दो रिएक्टेंट साथ में आके रिएक्ट करते हैं क्योंकि उनके बीच में होती है टक्कर। टक्कर मतलब कोलिजन, कोलिजन मतलब टक्कर, ठीक है? सो दो रिएक्टेंट के बीच में टक्कर हो गई एंड नाउ बिकॉज ऑफ दैट टक्कर दे आर रिएक्टिंग टुगेदर एंड दे आर फॉर्मिंग अ प्रोडक्ट। सो कोलिजन का मतलब है two reactants coming together and forming a product is called as collision. What is the meaning of collision? Collision का मतलब है they collide, they have a टक्कर and they form a product. But मैम कोई भी आ सकता है क्या साथ में and they can form a product क्या? तो नहीं बॉस, पहले तो दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को ध्यान से सुनो,
दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को टक्कर करने के लिए दे रिक्वायर अ स्पेसिफिक एनर्जी। मान लो कि मुझे किसी के साथ रिएक्ट नहीं, लेकिन मैं ऐसी डल हो चुकी हूँ, मैं थक चुकी हूँ, तो मैं जाके किसी के साथ रिएक्ट कर पाऊंगी क्या? नहीं। तो किसी के साथ रिएक्ट करने के लिए यू नीड टू पोजेस अ स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी। तो हर सब्सटेंस के पास ये स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी होती है जो उसको पावर देती है कि तू जा भाई जा, तू रिएक्ट कर और प्रोडक्ट बना। ये जो पावर है, ये जो काइनेटिक एनर्जी है जो उनके पास होती है, जो उनको हेल्प करती है, मोटिवेट करती है कि तू जा प्रोडक्ट बना, जा प्रोडक्ट बना, उसको हम बोलते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। उसको हम बोलते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अब बॉस हम इसको जब लिखेंगे भी ना तो हम इसको टेक्सचुअल लैंग्वेज में लिखेंगे, ठीक है? यस और नो, यस और नो, यस और नो। ओके चलो लिखें, चलो एग्जैक्ट टेक्सचुअल लैंग्वेज में ही लिखना है। फॉर कोलिजन ऑफ कोलिजन या कोलाइडिंग, फॉर कोलाइडिंग ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, फॉर कोलाइडिंग of reactant molecules, they must possess या have लिख दो, सिंपल लैंग्वेज, they must have a minimum kinetic energy। उनके पास क्या होना चाहिए? काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए थोड़ी सी जो उनको मोटिवेट कर सके। दे मस्ट हैव अ मिनिमम काइनेटिक एनर्जी विच, जो क्या करती है? मिनिमम काइनेटिक एनर्जी वो जो क्या करती है? उनको पुश करती है। विच हेल्प्स देम टू कोलाइड and form a product। This minimum kinetic energy, which इनिशिएट्स यानी शुरू करती है, इनिशिएट्स फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, विच इनिशिएट्स फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज टर्म्ड एज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। सो उसको बेसिकली एक्टिवेट करना है, शुरू करना है। तो उसको एक्टिवेट करने के लिए, उसको शुरू करने के लिए वी विल हैव टू प्रोवाइड लिटिल एनर्जी एंड दैट लिटिल एनर्जी इज कॉल्ड एज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। बढ़े आगे। उसके बाद अब मैंने जैसे बोला कोई भी दो मॉलिक्यूल्स आके कोलाइड कर सकते हैं क्या? नहीं। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। ये है ए, मान लो कोई भी रैंडम शेप है ये ए, ठीक है, ये ऐसा है। अब क्या हुआ? इन्होंने रिएक्ट तो किया, लेकिन यहां पे रिएक्शन हुई ही नहीं। जैसा ए रिएक्टेंट है वैसा ही प्रोडक्ट है। तो अब रिएक्शन हुई ही नहीं, तो मैं क्या कर रही हूं? आई विल यूज माई ब्रेन एंड व्हाट विल आई डू? ए प्लस, हाँ ऐसे कर दिया मैंने। क्या कर दिया? उसको उल्टा कर दिया। ए प्लस बी और सी था, उसको मैंने उल्टा कर दिया। उसको सी का मुंह उधर ले लिया और बी का मुंह मैंने इधर ले लिया। अब मैंने क्या किया? अब मैंने इसको कर दिया है उल्टा। अब उल्टा करने की वजह से ए आ गया सी के साथ और बी रह गया सिंगल, यानी फर्स्ट केस में रिएक्शन हुई नहीं। ए और बी सी था और वहां पे भी ए और बी सी रह गया, लेकिन सेकंड केस में ए के साथ सी आ गया, बी हो गया बाहर। तो सेकंड केस में रिएक्शन हो गई,
लेकिन फर्स्ट केस में रिएक्शन नहीं हुई। क्यों? क्योंकि फर्स्ट केस में उनका जो बैठना था, उनका जो ओरिएंटेशन था, उनका जो स्ट्रक्चर फिटिंग था वो सही नहीं था। लेकिन सेकंड केस में उनका जो बैठना है, जो स्ट्रक्चर फिटिंग है वो परफेक्ट है, इसीलिए सेकंड केस में उन्होंने रिएक्ट किया, बट फर्स्ट केस में उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। तो इसमें से क्या कंक्लूजन पता चलता है? दैट इफ द ओरिएंटेशन इज राइट इट विल रिएक्ट, but if the orientation is not right it will not react. So orientation is very very important for them to react. उसके बाद potential energy barrier, अब देखो वो डायग्राम में यहाँ पे सिंपल करके बताती हूँ। देखो रिएक्टेंट ने यहाँ से रिएक्ट करना शुरू किया, अब उसको बनाना है प्रोडक्ट, लेकिन प्रोडक्ट बनाने के लिए मुझे यहाँ से धक्का मारना पड़ेगा, मुझे जोर से धक्का मारना पड़ेगा ताकि वो जाके प्रोडक्ट बनाए। तो अब वो जो मैं धक्का मारूंगी यहां से, दैट इज योर एक्टिवेशन एनर्जी, दैट इज योर एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन मुझे यहां से इतने जोर से धक्का मारना है कि उसको ये पहाड़ क्लाइंब करके जाना है, और ये पहाड़ को हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। तो यहां से मैं जोर से धक्का मारूं, यानी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज्यादा हो तो वो पहाड़ क्लाइंब कर पाएगा और प्रोडक्ट बनाएगा। लेकिन यहां से जो मैंने धक्का मारा, यानी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन अगर वो कम हो तो वो उस पहाड़ को नहीं पार कर पाएगा और प्रोडक्ट नहीं बनेगा। सो जो लोग प्रोडक्ट बनाते हैं उनको इस पहाड़ का सामना करना पड़ता है। एंड व्हाट इज दिस पहाड़? दिस पहाड़ इज कॉल्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। So what is a potential energy barrier? That reactant को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, लेकिन रिएक्टेंट को एक धक्का लगेगा, that धक्का is called as the energy of activation। अब वो धक्का इतने जोर से मारो कि वो उस पहाड़ को क्लाइंब कर पाए, यानी पोटेंशियल एनर्जी बैरियर को। बट अगर वो धक्का फास्ट नहीं होगा तो वो उस पहाड़ को क्लाइंब नहीं कर पाएगा, और पहाड़ को क्लाइंब नहीं कर पाया मतलब प्रोडक्ट नहीं बढ़ पाया। सो पोटेंशियल एनर्जी बैरियर इज लाइक अ हर्डल इन बिटवीन, दैट उसको वो हर्डल पार करना ही करना है। समझ में आ गए? सो अगर एवरी रिएक्टेंट हु इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, हर रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है उसको इस पहाड़ का सामना करना पड़ेगा। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? जल्दी देखो, एवरी रिएक्टेंट, ध्यान से सुनो, एवरी रिएक्टेंट विच इज कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, every reactant which is converted to product has to pass the potential energy barrier। समझ में आया क्या? जो उस एनर्जी बैरियर को पार नहीं कर पाया वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है? उसके बाद अब देखो, अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होता है, फिर उसके बाद हमारा अरेनियस इक्वेशन क्या है। तो मैं लिख लिख के बताऊंगी तो आपको बहुत टाइम लगेगा। डू वन थिंग, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, और फिर इसके आंसर्स कैसे लिखने हैं वो मैं सीधा आपको बोर्ड फॉर्मेट में बताती हूँ, सो दैट यू कैन डायरेक्टली डाउनलोड द पीडीएफ एंड वी डोंट वेस्ट मच टाइम। चलो, पोटेंशियल एनर्जी बैरियर क्लियर है कि उस हर्डल को बिना पार किए हम प्रोडक्ट में जा ही नहीं सकते। जो उस हर्डल को पार करेगा वही प्रोडक्ट में जाएगा, जो नहीं करेगा वो प्रोडक्ट में नहीं जाएगा। अब मैंने क्या क्या किया है आगे का, इसमें का कुछ चीजें ऐसी है विच आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, सो जस्ट सो दैट आई डोंट वेस्ट योर टाइम, मैंने कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व किए हैं। सो व्हेन यू डाउनलोड द पीडीएफ इट विल बिकम इजी फॉर यू। ठीक है? और आप लोगों का भी टाइम बचेगा। सो अब इसमें नॉट रियली इंपॉर्टेंट एक आता है अरेनियस। हाँ, ये बस इक्वेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। ये इक्वेशन क्या है? अरेनियस इक्वेशन K इज इक्वल टू A स्मॉल e, पावर में जाएगा -EA/RT। अब देखो, K तो हम सबको पता है विच इज कॉल्ड एज योर रेट कांस्टेंट,
EA is called as the activation energy, यानी हमको वो जो पुश देना पड़ता है ना, so that the reactant will be converted into product, that is called as the activation energy. R is called as the molar mass constant और A is called as the pre-exponential factor. ये इक्वेशन आपसे 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है। अब उसके बाद हम बढ़ेंगे ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ टेम्परेचर। अब देखो सिंपल चीज है, जब भी हम कोई भी रिएक्टेंट को टेम्परेचर देते हैं तो उसको ना वहां से एनर्जी मिलती है। अब तुम खुद सोचो कि हमने किसी को टेम्परेचर दे दिया, उसने वहां से एनर्जी ले ली, एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, अब वो बोलेगा मेरे पास इतनी एनर्जी आ गई है, अब मैं खुल के फाइट मारूंगा। और वो क्या करेगा, अब उसको अपन ने हीट किया, टेम्परेचर दिया, एनर्जी दी, अब वो खुल के फाइट मारेगा, मतलब उसको इतनी ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगी कि वो उस पोटेंशियल एनर्जी बैरियर को पार करेगा। एक्टिवेशन एनर्जी मतलब पुश, पोटेंशियल एनर्जी बैरियर मतलब वो पहाड़। तो हीट के वजह से, टेम्परेचर की वजह से हमने उसको इतनी एनर्जी दे दी है कि अब वो उस पहाड़ को आसानी से क्लाइंब कर पाएगा। सो टेम्परेचर का और उसका रिलेशन क्या है, तो आप जितना ज्यादा टेम्परेचर दोगे उतनी उसको एनर्जी मिलेगी और वो उस पहाड़ को जल्दी चढ़ेगा और प्रोडक्ट जल्दी तैयार होगा। इसका मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर दे दिया उतना उसको पहाड़ चढ़ने में आसानी होगी। चलो लेट्स रीड व्हाट इज रिटन। एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मैंने बोला ना, जितना टेम्परेचर दिया उतनी उसको एनर्जी मिलेगी। उसके बाद बायोमोलिक्यूलर रिएक्शन, बायोमोलिक्यूलर यानी जिसमें 2 मॉलिक्यूल्स हो। बायोमोलिक्यूलर reactions occur only if the reacting molecules have sufficient kinetic energy. सीधी बात है, अगर 2 reactant molecule के पास एनर्जी होगी तभी उनमें टक्कर होगी और तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। एनर्जी नहीं होगी तो टक्कर कैसे होगी, टक्कर नहीं हुई तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा। सो 2 रिएक्टेंट जब होते हैं, फॉर देम टू डू द टक्कर दे रिक्वायर इनफ काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद मॉलिक्यूल्स हैव एक्टिवेशन एनर्जी ग्रेटर देन द EA. व्हाट इज EA? पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। अगर वो धक्का यानी एक्टिवेशन एनर्जी उस बैरियर से ज्यादा होगी तभी तो प्रोडक्ट फॉर्म होगा ना। सो मॉलिक्यूल्स हैव एक्टिवेशन एनर्जी ग्रेटर देन द EA, मतलब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। पहाड़ मतलब EA। सो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेट वुड ऑल्सो इंक्रीज। समझ में आया? सो जितना तुम जोर से धक्का दोगे यानी जितनी एक्टिवेशन एनर्जी दोगे उतना आसानी से इट विल क्लाइंब द पोटेंशियल एनर्जी बैरियर। सो इन शॉर्ट, आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है या आपकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है, सॉरी, आपकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है यानी धक्का जो आप मारते हो वो बहुत जोर से मारना चाहिए, इससे ज्यादा जोर से मारना चाहिए। यानी पोटेंशियल एनर्जी बैरियर से बहुत ज्यादा जोर से धक्का मारना चाहिए। बहुत ज्यादा जोर से धक्का मारा तो इट विल क्लाइंब द माउंटेन एंड इट विल गिव यू द प्रोडक्ट। सो मोर द टेम्परेचर, मोर इट विल गेट एक्टिवेशन एनर्जी, मोर एक्टिवेशन एनर्जी, आसानी से वो पहाड़ चढ़ेगा यानी पोटेंशियल एनर्जी बैरियर और वो बनाएगा प्रोडक्ट। लिख लो। उसके बाद हम आते हैं कैटलिस्ट के पास। देखो कैटलिस्ट क्या करता है, बेसिकली कैटलिस्ट आपके रिएक्शन की बस स्पीड बढ़ाता है, वो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। अब अगर हमने कोई रिएक्शन में कैटलिस्ट ले लिया, मान लो ये देखो मैं 2 ग्राफ निकाल रही हूं, ठीक है, ये एक पहले का है और ये एक दूसरे का है। ओके, अब ये जो हाइट है इसको हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी बैरियर, यानी वो पहाड़ जिसको चढ़ के अपने को प्रोडक्ट बनाना है। अब जो रिएक्शन अनकैटलाइज्ड है यानी जिसके पास कैटलिस्ट नहीं है, उसके लिए ये पहाड़ चढ़ना बहुत डिफिकल्ट होगा। जैसे इसका एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लो अगर हम बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं या जेई की या सीईटी की, हमारे पेरेंट्स हमारे कैटलिस्ट है, वो हमारे लिए पढ़ नहीं सकते, टीचर्स हमारे कैटलिस्ट है, टीचर्स पढ़ नहीं सकते बट वो क्या कर सकते हैं, हमको मोटिवेट। तो अब जो बच्चों के पेरेंट्स, जो बच्चों के टीचर्स उनको मोटिवेट कर रहे हैं वो हो गए कैटलाइज, क्योंकि उनको मोटिवेशन मिल रहा है। जो बच्चों के पेरेंट्स उनको सिर्फ चिल्ला रहे हैं, मोटिवेशन नहीं दे रहे, वो हो गए अनकैटलाइज।
अब जो बच्चों के पेरेंट्स उनको बोलते हैं नहीं बेटा मुझे तेरे में भरोसा है, तू कर लेगा, तू बहुत अच्छा बच्चा है, तू स्मार्ट है, तूने बचपन में ये किया था, तू आराम से कर लेगा, तो जो बच्चों के पेरेंट्स कैटलाइज बोलकर एक्ट करते हैं, उनको मोटिवेशन देते हैं, वो बच्चों के लिए ये पहाड़ छोटा सा है, मतलब उनको वो पहाड़ चढ़ने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती। लेकिन जो बच्चों के पेरेंट्स उनके लिए वो कैटलिस्ट का काम नहीं कर पा रहे, वो उनको मोटिवेट नहीं कर पा रहे, वो बेचारे बच्चे, उनके लिए ये मुसीबत बहुत बड़ी है। वैसे ही यहाँ पे होता है वो मुसीबत, वो हर्डल यानी पोटेंशियल एनर्जी बैरियर, अगर कैटलिस्ट हो यानी अपने सपोर्टिव पेरेंट्स हो तो अपने लिए ये पहाड़ छोटा सा लगने लगेगा, पोटेंशियल एनर्जी बैरियर कम होगा। लेकिन अगर अपने पेरेंट्स सपोर्ट ही नहीं करते हो, अपने में भरोसा ही नहीं दिखा रहे, तो अपन हो गए अनकैटलाइज, और जो अनकैटलाइज होते हैं उनके लिए ये पोटेंशियल एनर्जी बैरियर ज्यादा होता है। सो कैटलिस्ट अगर होगा तो अच्छी बात है, क्यों? क्योंकि कैटलिस्ट होगा तो वो पोटेंशियल एनर्जी बैरियर यानी वो हर्डल कम होगा। लेकिन अगर कैटलिस्ट नहीं होगा तो मुसीबत बहुत बड़ी होगी, पोटेंशियल एनर्जी बैरियर ज्यादा होगा। ओके, शिट, मैं अभी माइक में गोल गोल होके गिरने वाली थी। अच्छा हो गया माइक ऊपर है, अगर मैं नीचे मतलब गिरूंगी तो नीचे गिरूंगी, तुम लोगों को दिखेगा ही नहीं, ये सही बात है। चलो देखो, कैटलिस्ट व्हेन एडेड टू द रिएक्शन इंक्रीजेस द रेट विदाउट इटसेल्फ बीइंग कंज्यूम, यानी वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। डीकंपोजिशन रेट इंक्रीजेस विद एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, मतलब इन शॉर्ट वो फटाफट रिएक्ट कर लेता है। उसके बाद द पोटेंशियल एनर्जी बैरियर इज मोर फॉर अनकैटलाइज्ड रिएक्शन, ये मैंने बोला ना, जिनके पेरेंट्स उनमें बिलीव ही नहीं करते वो बेचारे हो गए अनकैटलाइज्ड, उनके पास कैटलिस्ट नहीं है, फिर उनके लिए जो एनर्जी बैरियर है वो ज्यादा हो गया। समझ में आया? ओके, हाँ ये वही एग्जाम्पल है। अब हम आएंगे क्वेश्चंस पे। अब क्वेश्चंस कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द रिलेशनशिप। अब कैसे लिखेंगे हम बताओ, कैसे लिखेंगे? रिएक्टेंट है ना, तो माइनस डी ऑफ N2 अपॉन dt इज इक्वल टू, ये भी तो रिएक्टेंट है तो माइनस, बट 3 है तो 1/3 d of H2 अपॉन dt इज इक्वल टू, अब प्रोडक्ट है तो प्लस 1/2 क्योंकि 2 है, d of NH3 डिवाइडेड बाय dt। समझा कि नहीं समझो? यस और नो, यस और नो, यस और नो, जल्दी। चलो उसके बाद अब नेक्स्ट, व्हाई ऑल कोलिजन्स बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स डू नॉट लीड टू केमिकल रिएक्शन। मैंने बोला था जरूरी नहीं है 2 रिएक्टेंट साथ में आए तो प्रोडक्ट बनेगा ही। पहली चीज कि उनमें टक्कर होनी चाहिए और दे शुड पास द एनर्जी बैरियर, तो पहला दे शुड पास द एनर्जी बैरियर, और दूसरा मैंने डायग्राम ड्रॉ करके बोला था दे शुड हैव द राइट ओरिएंटेशन, तो ओरिएंटेशन सही होगा यानी उसका अरेंजमेंट सही होगा तो वो रिएक्ट करेंगे, पहली बात। दूसरा, उनमें इनफ एनर्जी होनी चाहिए कि वो उस पहाड़ को क्लाइंब करे, that they can overcome the energy barrier. So colliding molecules need to possess a certain energy which is greater than EA. EA मतलब क्या है? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज्यादा होनी चाहिए और पोटेंशियल एनर्जी बैरियर ज्यादा होना चाहिए। सर्टेन एनर्जी विच इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी बैरियर, potential energy barrier, they should have energy greater than potential energy barrier and the molecules need to have the right orientation. उसके बाद what is activation energy, यार ये भी मैंने बताया है। उसके बाद इधर उन्होंने पूछा है units with respect to time और with respect to concentration, तो जीरो ऑर्डर का है मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड, और सेकेंड ऑर्डर के लिए है पर मोल लीटर पर सेकेंड। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लो, 1 मार्क के लिए आ सकता है।
जीरो ऑर्डर के लिए क्या है, सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी मैंने बताई है, जो स्टेप स्लो रहती है वो रेट डिटरमाइनिंग होती है। फिर उसके बाद राइट द रिलेशनशिप बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। सो फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ इज टी हाफ, ये मैंने सिखाया था कैसे याद रखना है, 3 1 3 3 2 6 3 9, सो 0.693 अपॉन के, और फॉर जीरो ऑर्डर इट इज टी हाफ ऑफ ए नॉट अपॉन ट्वाइस के। अब इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या क्या है, हाँ ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला ना हम इंस्टेंटेनियस रेट कैसे फाइंड आउट करते हैं कि कितना रिएक्टेंट कम हुआ है और कितना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, ये हमको देखना है एट डिफरेंट टाइम इंटरवल। और फिर उसके बाद ना मैंने इंस्टेंटेनियस के टाइम 2 ग्राफ भी निकाल के बताए थे, पीछे है वो दिखाती हूँ, वो 2 ग्राफ यहाँ पे लिखोगे और ये रहा उसका मॉडल आंसर। अब लेट मी टेल यू इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये वाला पूरा इंपॉर्टेंट है, इसमें वो आपको क्या क्या पूछेंगे, रुको मैं आपको ब्लैंक स्लाइड पे ही लिख के देती हूँ। व्हाट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, वो आपको पूछेंगे, रेट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या इंटीग्रेटेड रेट लॉ ही लिख देती हूँ, फिर उसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नीचे लिखती हूँ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर। अब ये सारा आईएमपी मैं बता रही हूं, ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फिर सेम इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर गैस फेज, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर गैस फेज, फिर फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, ये डेरिवेशन और फॉर्मूला तुमको यहां से करना है। उसके बाद यू हैव टू डू व्हाट, उसके बाद यू हैव टू डू द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर, वो सब आपको करना है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये सारा आईएमपी है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फिर उसके बाद व्हाट इज मॉलिक्यूलैरिटी, व्हाट इज मॉलिक्यूलैरिटी ये समझ लो, फिर उसके बाद व्हाट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, व्हाट इज इंटरमीडिएट, उसके बाद यू शुड नो हाउ टू राइट द रेट लॉ, यू शुड नो हाउ टू राइट द रेट लॉ, उसके बाद इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जो मैंने अभी बताया, उसके बाद व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, और उसके बाद एनर्जी बैरियर, पोटेंशियल एनर्जी बैरियर क्या होता है, और इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट क्या है। ठीक है, ये इस चैप्टर के कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो तुम सपने में भी मिस करने की सोचना मत, क्योंकि दीज आर्टिकल्स फ्रॉम दिस चैप्टर आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हाँ, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी कहीं लिख लो, व्हाट इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, डन डन डन, क्योंकि देखो अब आगे वही कैटलिस्ट है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर, डिराइव इंटीग्रेटेड रेट लॉ, मैंने बोला ना डिराइव आ जाता है। सो ऑल दीज आर क्वेश्चंस, रुको जरा भागो मत, इंपॉर्टेंट चीजें बोलनी है। देखो स्टार्टिंग से मैं बताती हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अरेनियस इक्वेशन 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अरेनियस इक्वेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फ्रॉम हियर वी स्टार्ट द चैप्टर, ये तो बेसिक्स है, नॉट नीडेड। रेट लॉ कैसे लिखना है वो आना चाहिए, ये यहाँ पे जो मैंने सिखाया ये रेट लॉ लिखने आना चाहिए। इंस्टेंटेनियस रेट विद ग्राफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद कोएफिशिएंट के साथ मैंने ये जो लिखना सिखाया कि माइनस में आएगा, प्लस में आएगा, कोएफिशिएंट होगा तो डिवीजन में जाएगा 1/4 वैसे। फिर उसके बाद इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट, हाँ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, की पॉइंट्स फॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलैरिटी क्या होता है, फिर उसके बाद रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उसके बाद इंटरमीडिएट, ये देखो यहाँ पे जो लिख के दिया है वो सब इंपॉर्टेंट है। फिर ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी का एक बार डिफरेंस देख लेना। इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने खुद वो 2 बार समझाया तो समझ लेना कितना इंपॉर्टेंट है। हाफ लाइफ पीरियड पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, फिर उसके बाद हाफ लाइफ पीरियड के बाद जीरो ऑर्डर रिएक्शन, देन वी कम टू गैस फेज,
जीरो ऑर्डर के बाद व्हाट इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, और उसके लिए आपको क्या लगता है, एनर्जी बैरियर पार कराना पड़ता है, वो कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर चाहिए। ओरिएंटेशन शुड बी राइट, वो क्लियर चाहिए। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी बैरियर, वो तो आप समझ गए। फिर अरेनियस इक्वेशन 1 मार्क के लिए, उसके बाद टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होता है, वो पता होना चाहिए। और फिर यहां से आ गए क्वेश्चन। अब इसके सारे नोट्स आपको कहां मिलेंगे, ये सारे नोट्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, व्हाट्सएप चैनल पे भी मिलेंगे। आप लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स बोला, केमिकल काइनेटिक्स बोला, वो भी मैं लेके आई हूं। अब नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए ये कमेंट करके बताओ। और माय डियर स्टूडेंट, जाने से पहले एक रिमाइंडर कि तुम सबको पता है MVSAT आ गया है, विच इज अ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जिसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने वाला है। इट्स ऑनलाइन स्कॉलरशिप टेस्ट, बिल्कुल फ्री में आप दे सकते हो। इट्स हैपनिंग फ्रॉम 21 अक्टूबर टू 28 अक्टूबर ऑनलाइन। तो अब तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो फटाफट करो। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक हंसते रहो, खेलते रहो, खुश रहो, बी पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।